राधे राधे सभी को। आज हम जो मैथ्स PYQ सीरीज़ लगाने वाले हैं वो रहने वाली है 10 सितंबर की शिफ्ट नंबर फर्स्ट के 25 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं आपको अपने तरीके से, जिस तरह से मैं क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ, जिस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, वो चीज़ मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा और आशा करूँगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में मेरे से बेटर या कोई इजी वे पता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, जिससे आने वाले सेशंस में, आने वाले वीडियोस में मैं उस चीज़ का यूज़ करूँगा और ये बात सब तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। जो हमारा थीम श्लोक है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, उसी पे वापस सेम चीज़, वही बात कि आपको बस अपने एक्शंस पे फोकस करना है, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और पेशेंटली वेट करना है, पेशेंटली अपने टाइम का वेट करना है, घबराना नहीं है बस। ठीक है, तो आशा है आप सब मस्त एकदम बिंदास होंगे और घर पे पढ़ रहे होंगे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाय 7 ईयर्स। तो राम और रवि की जो एज है वो 7, उनका डिफरेंस जो है वो 7 ईयर्स है। तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, इजी रहेगा। राम मदर माया देवी इज 3 times एज ओल्ड एज राम। तो उनकी मम्मी जो है राम की, उनकी एज मान लेते हैं M। ठीक है, रवि इज 4 times एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। तो सोहम की एज को मान लेते हैं S। तो अब स्टार्टिंग के 3 स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि राम और रवि का डिफरेंस कितना है, वो है 7, और उनकी जो मम्मी है वो 3 गुना बड़ी हैं किससे, राम से। रवि जो है वो 4 गुना बड़ा है किससे, उसके भाई से। और फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि माया देवी एंड सोहम की जो एज डिफरेंस है वो 65 ईयर है। माया देवी और सोहम का जो एज डिफरेंस है वो 65 ईयर्स है, इतना दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है द एज ऑफ माया देवी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम माया देवी को ही, मतलब M को ही एक जगह फिक्स करके उसके अराउंड वेरिएबल्स को देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें देखो M इक्वल टू 3R1 है, तो R1 हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + R2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 21 + 3R2 हो जाएगा। अब R2 यहाँ दे रखा है तो यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21 + 3 4S। ठीक है, तो 21 + 12S हो गया ये M की वैल्यू। ठीक है, इतना हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब हमें देखो M तो कांस्टेंट रखना है, S को निकालना है, तो S की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी M = 21 + 12 M - 65 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M - 65। तो इसको सॉल्व करते हैं। M = 21 + 12M - 12 × 65। तो 12 × 65 - 21 = 11M आ गया। और इसको इंटू करें तो 087 - 21 माने 759 = 11M आ गया। और M की वैल्यू कितनी आ गई, M की वैल्यू आ गई 69। M की वैल्यू कितनी आ गई, 69। ठीक है, इस तरह से आपको, ये सब मैंने इक्वेशन लिखी हैं, लेकिन आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट पुट करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो उसमें आपके कुछ टाइम जो है आपका बचेगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि किस तरह हमें अप्रोच करना है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सीधा पुट कर सकते हैं वैल्यूज़ को लिखने की बजाय, तो उसमें टाइम बचता है आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमें एक टेबल दे रखा है, जिसमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। ये रिसर्च स्कॉलर दे रखा है और फीमेल दे रखी है। हमें पूछा क्या, रेशियो ऑफ मेल इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिक्स। तो मैथमेटिक्स यहाँ पे, स्टैटिक्स यहाँ पे। अब देखो टोटल इतने हैं, फीमेल इतनी है, तो मेल कितने हो गए, मेल हो गए 14। टोटल इतने हैं, मेल इतनी है, फीमेल इतनी है, मेल कितने हो गए 9। तो रेशियो कितना आ गया, 14/9 का। इसको देखो, इसको आपको मुँह जुबानी इसको कर सकते थे आप, इसमें आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको 2 या 5 सेकंड के अंदर ही निपटाना है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो,
यहाँ दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है A/C इक्वल्स टू B/D दे रखा है। इतना में दे रखा है, A की वैल्यू कितनी है 25, B की वैल्यू कितनी है B की वैल्यू है 40 और D की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, कट कर लो, 5 6 8, तो D कितना आ गया 6 × 8 48 हमारा आ गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, देखो मैंने ये लिख के बताया, लेकिन मैं यहीं कट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि A से आप B काट सकते हैं और A से आप C काट सकते हैं, A से आप B काट सकते हैं और A से C काट सकते हैं। तो भाई यहीं पे आप मन में ही काट लो। 5 से काटा 6 आ गया, और A से B भी काट सकते हैं, 5 से A काटा 8 आ गया, 8 से कितना आ गया 48 आ गया। इस तरह से आप यहाँ मन में ही अप्रोच कर सकते हैं और उसको विथ इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्राइंगल्स नॉट टू बी प्रूव्ड कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंसी किस प्रॉपर्टी से प्रूव नहीं हो पाएगी, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के 5 विध तरीके हैं। कौन कौन से? साइड 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 कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, साइड कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट हो सकता है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंट हो सकती है, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल होती है। अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी दो ट्राइंगल में लगती है तो वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऑप्शन नहीं है? एंगल एंगल एंगल, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। देखो आपने देखा होगा कि कॉन्ग्रेंसी के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आते ही आते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना और उस पर थोड़ा मतलब मजबूती कसनी है ताकि आप इजीली और फास्टली कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 सर्कल्स ऑफ रेडाई 18 and 12 टच ईच अदर, टच करते हैं भाई। ठीक है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है। इसका मैंने बताया था, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 × R1 × R2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 18 × 12। ठीक है, ये 9 2 हो गया, ये 6 2 हो गया, 2 2 बार आ गया और 9 भी, तो 3 और 2 यहाँ का कॉमन हो गया, 2 बार पहले से ही बाहर था, अंदर बचा 6, तो कितना आ गया 12/6। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों में कोई कॉमन टेंजेंट हो तब क्या लगता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है d², डिस्टेंस जितना है इसके बीच का, डिस्टेंस कितना है बीच का, माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। ये भी पहले यूज़ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक इक्वेशन दे रखी है 2 + sin² 2a + cot² 2a अपॉन sec 2a मल्टीप्लाई cosec 2a, और हमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन A B C और डी ऑप्शन में ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब इनटू है ये। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, क्या तरीका है? पहले तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ये तरीका है। सेकंड तरीका जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब देखो थीटा हमारा क्या है, ये थीटा है, थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा 2a है, यहाँ पे दे रखा है। तो अब देखो कौन सी वैल्यू सबसे इजी रहेगी tan cot के लिए, तो आप तो देखेंगे 45 वैल्यू सबसे इजी रहेगी, क्योंकि उसका आंसर क्या होता है, आंसर 1 होता है। तो हम थीटा की वैल्यू 45 ले लेते हैं। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 45 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 1² हो जाएगा और ये भी 1² हो जाएगा। sec 45 कितना होता है, √2 होता है। cosec 45 कितना होता है, √2 होता है। तो कितना हो गया, 2 + 1 2 + 1 + 1 4 √2 × √2 2, आंसर 2। अब हमें इसमें 2 निकालना है, तो sec 2a कितना होता है, √2 + 1 नहीं है, √2 + √2 ये भी नहीं है, ये cot कितना होता है, 1 होता है, और cosec कितना होता है, √2 होता है, तो 1 - √2 ये भी नहीं है, ये √2 होता है, ये भी √2 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में ठीक है, आपको
बहुत बच्चों को क्या होता है कि उनको फॉर्मूले याद होते हैं तो उनको सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आप सिंपली वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू ऐसे पुट कीजिए जिसके आंसर जो हो वो ईजी हो, ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। अब इसको अगर आप 3/2 ले लेंगे या फिर √3 ले लेंगे तो उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ का ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है किरण lent ₹4,000 to 2 person such that one part of it at rate of 8%। किरण ने 2 बंदों को पैसे दिए, ठीक है। 4,000 में से 2 बंदों को उसने पैसे दिए। एक को उसने दिया 8% ब्याज पे, 8% रेट पे, एंड द रिमेनिंग पार्ट उसने दिया 10% रेट पे, ठीक है। और उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 352 रुपीज़। तो आपको बताना है कि 10% रेट पे जिस बंदे को दिया था उसको कितना अमाउंट दिया होगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर उस एक बंदे को उसने x दिया तो दूसरे बंदे को कितना दिया होगा, 4,000 माइनस x। ये चीज़ आपको समझनी है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बंदे को 1,000 रुपये दिए तो दूसरे बंदे को कितने दिए होंगे, दूसरे बंदे को 3,000 दिए होंगे। 4,000 में से 1,000 रुपये कम करो, ठीक है। अब आपको क्या पता है, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वो क्या होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये आपको पता है, ये लगभग आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले केस देखते हैं। पहले केस में जो इंटरेस्ट बना, एक्स, एक बंदे को x रुपये दिए, 8% ब्याज पे दिए, 1 साल के लिए दिए, क्लियर। उसी तरह दूसरे बंदे को कितने दिए, दूसरे बंदे को 4,000 माइनस x रुपये दिए, 10% ब्याज पे दिए, 1 साल के लिए दिए। ये चीज़ क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो कितना उसको मिला, 352। मतलब कि दोनों का जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू उसको मिली 352। बस यही मेन चीज़ थी, इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब S1 क्या है, S1 है हमारा 8x अपॉन 100 और S2 है हमारा 4,000 माइनस x 10 अपॉन 100 इक्वल टू 352, ठीक है। 100 कॉमन आ जाएगा, उधर भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 40,000 माइनस 10x इक्वल टू 35200। ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 में से 35200 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4800। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2400 आ गई। लेकिन हमें x नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है कि वो बंदा को निकालना है जिसने 10% पे दे रखा था। 10% को कितना दे रखा था, 4,000 माइनस एक्स, मतलब कि 4,000 में से 2400 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 1600। तो उस बंदे को कितने रुपए दिए थे, 1600 रुपये दिए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है x, y and z आर 3 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन विथ xy इक्वल्स टू 11, yz इक्वल्स टू 13, xz इक्वल्स टू 24। हमें बताना है कि कौन सा सर्कल जो तीनों पॉइंट से पास करे। अब देखो, ये एक सर्कल जो है वो 3 पॉइंट से तभी पास कर पाएगा जब वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। ये चीज़ क्लियर है। आप कहीं भी कैसे भी कोशिश कर लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, ये तीनों पॉइंट आपस में कोई ना कोई ट्राइंगल बनाएंगे ही बनाएंगे। तो एक सर्कल जो है वो तभी 3 पॉइंट से पास कर पाएगा जब वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। और ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको ये चीज़ बताई है, क्या बताई है कि उनकी 2 साइड का सम ऑफ 2 साइड्स हमेशा जो है वो ग्रेटर होगा 3rd साइड से। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, तभी कोई ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ लगा लो, यहाँ पहले इन दोनों को प्लस कर लो। 24 क्या बड़ा है 24 से, नहीं है भाई, इक्वल है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी ये पहले ही फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। अब बाकी देखो लो, 11 में से 24 35, ये तो बड़ा है। और 13 में से 24 37, ये भी बड़ा है। लेकिन ये वाला चीज़ लागू नहीं कर रहा, मतलब ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा। जब ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पा रहा तो कोई भी ऐसा सर्कल नहीं होगा जो उसके तरफ से उन तीनों पॉइंट से पास कर जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट दे रखा है
तो उससे कितने भी सर्कल पास कर सकते हैं। 2 पॉइंट दे रखे हो तो उससे भी इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। कितने पास होते हैं? इनफाइनाइट पास हो सकते हैं। ए पॉइंट से भी इनफाइनाइट पास हो सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। आगे है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का रूल मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि आपको हमेशा क्या फॉलो करना है? फॉलो करना है BODMAS। ठीक है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ। तो यहाँ पे ऑफ दे रखा है, दे रखा है, तो पहले हमें ऑफ सॉल्व करना है। तो ऑफ का मतलब होता है इंटू, 3 इंटू 2, मतलब ये इसका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। सेम यहाँ पे 18 इंटू 2 36 आ गया। तो अब क्या बचा? बचा 15 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 प्लस 9 डिवाइड बाई 36 इंटू 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 8 बाई इंटू 2। अब क्या था? डिवाइड आता है, तो 15 डिवाइड बाई 6, ठीक है, इंटू 2 प्लस 9 डिवाइड बाई 36 इंटू 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 2। कैंसिल कर लो, ये कट गया, 1 आ गया यहाँ पे। 9 4 जा 36 ही होता है, ये भी 1 आ गया। 3 जा और ये 5 जा, तो 5 प्लस 1 माइनस 1, 5 प्लस 1 माइनस 1 कितना आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको ध्यान देना है कि आप रूल BODMAS का नियम फॉलो करें और सीक्वेंस में करें। ठीक है, कभी कभी क्या है, ऑफ हम देख लेते हैं, ऑफ की जगह हम इंटू लगा देते हैं, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं करते। हम पहले डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, नहीं, पहले ऑफ करना है। ठीक है, यहीं पे एक सिली मिस्टेक हो जाती है, जिससे आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता। और ये जो ऑप्शन दिए होते हैं, ये आपको ऐसे ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं कि आप गलती करो तो वही ऑप्शन आए, तो यहीं यहीं पे दिक्कत है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ ऑन अ मार्केट प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विथ अ डिस्काउंट ऑफ 65 एंड विथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30 एंड 40 इज 105। आपको बोला गया है कि एक तरफ डिस्काउंट है 65 का और एक तरफ डिस्काउंट है 30 और 40 का सक्सेसिव। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 105। ठीक है, जो अब क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस पे जो डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको पता है कि पहले हम सक्सेसिव देखते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें लगा लो भाई, 30 प्लस 40 माइनस 30 इंटू 40 अपॉन 100, तो 70 माइनस 12 मतलब 58%। ठीक है, 58% यहाँ पे डिस्काउंट मिला, यहाँ पे मिला 65% डिस्काउंट। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इसका मतलब क्या, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका? इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब कि 35% ऑफ MRP, और इसका डिस्काउंट हो जाएगा 42% ऑफ MRP। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 105 डिफरेंस दे रखा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो, बड़ा ये है, 42 बड़ा है, तो 42 में से 35 माइनस करेंगे तो 7%, 7/100 MRP आएगा, और इसकी वैल्यू दे रखी 105। काटोगे इसको तो ये आएगा 15। तो MRP कितनी आ गई? MRP आ गई आपकी 1500। MRP ही निकालनी थी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? क्लियर, इजी क्वेश्चन था। सक्सेसिव भी आप मन में निकाल लेते, लेकिन सक्सेसिव का ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सक्सेसिव प्रॉफिट का फॉर्मूला अलग होता है। सक्सेसिव प्रॉफिट का फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, ये चीज़ रखनी है। डिस्काउंट में यहाँ पे माइनस आता है और सक्सेसिव प्रॉफिट के फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन है, अ पोल 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट स्लैंटली अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है एक पोल है जो कि स्लैंटली रखा गया है एक वर्टिकल वॉल पे। एक वॉल ले लेते हैं, ये हमारी वॉल है, सीधी है थोड़ी सी, सीधी आप सीधी मानेंगे। ठीक है, एक ये पोल है, पोल इस पे खड़ा है, दीवार है AB। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और उसने बोला है कि 10 मीटर पोल है, तो 10 मीटर ये पोल है, और ये बना रहा है 30 डिग्री एंगल। ये बना रहा है 30 डिग्री एंगल। आपको बताना है फुट फ्रॉम पोल टू वॉल, ये आपको बताना है। एक्स, इसको C मान लो, तो आपको X निकालना है। अब इसको करने के दो
तरीके हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड में क्या करते हैं, आपको पता है कि आपको निकालना है परपेंडिकुलर और बेस, तो आप बेस और हाइपोटेनियस आपको निकालनी है। बेस, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो वो बनाता है कॉस 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, जो कि हमें बेस हमारा x है और हाइपोटेनियस हमारी 10 है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो x आ गया 5√3। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है ट्रिक मेथड। ट्रिक मेथड का क्या है, ट्रिक मेथड में हम कुछ रेशियो याद कर लेते हैं। ट्रिक मेथड में हम क्या है, कुछ रेशियो याद कर लेते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल में 3 एंगल 30, 60 और 90 हैं, ठीक है, वो जो हो जाएंगे, अगर 2 एंगल भी दे रखे हैं 90, 30, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो जो 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है और 90 डिग्री है, इनके सामने जो साइड होती है, 90 के सामने ये है, 60 के सामने ये है, 30 के सामने ये है। ठीक है, इनका रेशियो होता है 1/√3/2। ठीक है, ये चीज़ है। सेम चीज़ एक दूसरा ट्राइंगल बनता है जिसमें आप ये 90 डिग्री मान लो और ये होता है दोनों 45, 45। एक ये भी होता है। इसकी ट्रिक क्या है, इस एंगल की ट्रिक है कि जो आपका रेशियो बनता है वो बनता है 1/1/2 साइड का रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको पता है, क्या पता है कि उन्होंने जो 90 डिग्री के सामने था, वापस चलते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड थी वो दे रखी थी 10। 90 डिग्री के सामने दे रखी थी 10, 2 की वैल्यू 10 थी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5। हमें निकालनी थी 60 डिग्री के सामने की साइड। किसकी साइड निकाली थी, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 60 के सामने वाली हमें साइड निकालनी थी, तो 60 के सामने वाली साइड कितनी होती है √3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√3। एक की वैल्यू 5 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√3। इस तरह से आप मुंह जुबानी कर सकते थे अगर आपको ट्रिक्स पता है तो। अगर ट्रिक्स नहीं भी पता है तो आपको ये बेसिकली पता, ये चीज़ तो आपको पता चली जाएगी। आपको मैंने याद कराया था कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक है, तो साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ध्यान रहिए। बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमें एक ग्राफ दे रखा है और ग्राफ में सिंपली पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ABC इन 2014। 2014 में ABC की सेल, ए की सेल कितनी है 70, बी की कितनी है 35, सी की कितनी है 80। इसका एवरेज जो है वो कितना परसेंट बनेगा ए, सी और एफ का 2013 में। 2013 का ये ए कितना है, ए है हमारा 50, सी कितना है, सी है हमारा 60, एफ कितना है हमारा, एफ है हमारा 40। देख लो 50, 60 और 40 अपॉन 70, 35 और 80, इसकी परसेंटेज निकालनी है। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, जोड़ लो, 150 हो गया ये, और ये 185 हो गया। काट कर लो 30 और ये 37, तो ये हो जाएगा 37 को डिवाइड करो आप 3000 से, तो 37 8 जा होता है 296, और कितना बचा 4 बचा, 0 बचा, तो 81 आएगा, 81 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 81 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है हमारा। ये चीज़ आपको इस तरह से आंसर निकालना है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। अगर ऑप्शन आपके पास एक ही है तो आप उसी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको स्मार्ट बनना है। वहाँ पे ये कोई नहीं देख रहा कि आपने किस तरह से सॉल्व किया। आपको, अगर आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, सही नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे।
आपका प्रोसेस कोई नहीं देखता है, ठीक है। तो स्मार्ट बनना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर्स में कर रखा है कि एक मनी बैग है जिसमें 1 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये के कॉइन्स पड़े हुए हैं। रेशियो क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है 3, 5 और 7। मतलब 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये का जो रेशियो है वो 3, 5, 7 दे रखा है। और टोटल अमाउंट बोला गया है कि 980 है। टोटल अमाउंट कितना है? 980, ठीक है। तो इससे आप क्या मान लो एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स हैं एक्स के, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 3 इंटू 1 एक्स, इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 25 एक्स, इसकी हो जाएगी 70 एक्स। और टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? टोटल वैल्यू दे रखी है आपको 980 दे रखी है। सॉल्व कर लो। 3x 25 70x इक्वल्स टू 980, ये 98x इक्वल्स टू 980। x कितना आ गया? 10 आ गया। x आ गया 10। हमसे पूछा है कि कॉइन्स ऑफ 10 कितने हैं, 10 के कॉइन कितने हैं। 10 के कॉइन कितने थे? 7, मतलब 7x। तो x की वैल्यू कितनी है? 10, तो कॉइन कितने हो गए? 70। क्लियर? हमसे क्या पूछा था? हमें देखना, हमें ये नहीं कि हमने x निकाल लिया तो वही x, अगर x, ये 10x ऑप्शन में हो गया तो हमने वही टिक कर दिया। भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 10 के कॉइन पूछे। 10 के कॉइन कितने हैं? 7, मतलब 7x है। समझ रहे हो? तो 7x की वैल्यू 10 है तो 7x की वैल्यू 70 होगी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47 से कौन सा डिविजिबल है? तो इसको आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन इसको आप बेसिक से करिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। सिंपल सी बात है, 47 से लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा डिवाइड हो सकता है? तो वो हो सकता है 99999, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो। 2 ज़ा 94, 5 बचा, 9 लिया, 1 ज़ा 47, 1 2 फिर 9 लिया, 2 ज़ा फिर ले लो 94, 35 बचा, एक और लास्ट वाला 9 भी ले लिया। अब 47 6 ज़ा तो नहीं, 7 ज़ा हो जाएगा 9 2 3, तो कितना बचा? 30 बचा। 30 रिमाइंडर बचा। 30 रिमाइंडर बचा, मतलब इसको अगर इसमें 30 और जुड़े होते तो ये प्रॉपरली सॉल्व हो जाता, लेकिन वो 6 डिजिट नंबर बन जाता। हमें क्या निकालना है? हमें 5 डिजिट निकालना है। तो भाई इसी में से आप 30 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 69। लास्ट में 69 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेकंड मेथड जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के जरिए आप कर सकते हैं, लेकिन तो थोड़ा मतलब उसमें बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है चीज़ें, इसलिए मैंने आपको बेसिकली बताया। क्योंकि नॉर्मल इंसान डिवाइड तो कर ही सकता है भाई, और इसमें इतना कुछ बड़ा नहीं है भाई। देखो 47 है, इसको आप 50 के आसपास लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अराउंड लेके मन में सॉल्व करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमें दे रखा है राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 1232 सेंटीमीटर क्यूब। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आपको कोन के मैंने फॉर्मूले बताए थे याद करने के लिए, सी एस से, टी एस से, और वॉल्यूम क्या होती है? सी एस से होता है हमारा पाई आर, ये टी एस से होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर आर प्लस आर, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये मैंने आपको याद करवाया था। तो आप फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन को करने की मैंने एक ट्रिक भी बताई है आपको। क्या बताई है? कि जब पाई की वैल्यू 23 दे रखी है तो आप इसमें 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे। तो लगा दो। 14 माइनस 0 14, 11 से डिविजिबल नहीं होता। 7 + 4 11, 0 ये 11 से डिविजिबल है। 13 माइनस 0 13 डिविजिबल नहीं है। 6 14 ये भी डिविजिबल नहीं है, तो एक ही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप इजीली 704 आंसर निकाल सकते थे विथआउट फॉर्मूले। बट कई बार जो है पॉइंट्स में आंसर होता है, कई बार पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको ये फॉर्मूले भी याद करने हैं, क्योंकि कोन के क्वेश्चन और सिलेंडर के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं
आपको सिलेंडर के फॉर्मूले भी याद करवा देता हूँ। तो सिलेंडर के फॉर्मूले CS है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होती है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, ठीक है। TS से होता है 2πr/r+h। वॉल्यूम होती है πr²h। और हमने क्या याद किया था, और हमने क्यूब के याद किए थे, और हमने क्यूबॉइड के याद किए थे, वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज करने से बार बार दिमाग में चढ़ जाएगा। CS से, TS से वॉल्यूम, CS से TS से वॉल्यूम, ये चीज़ हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्यूब का क्या होता है, क्यूब का याद करना है बहुत इजी। CS से होता है 4a², 4 साइड स्क्वायर। TS से होता है 6a², वॉल्यूम होती है a क्यूब। क्यूबॉइड का होता है CS से 2l+b × h। TS से होता है 2lb+bh+hL। और वॉल्यूम तो आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसकी वॉल्यूम होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। हमें बताना है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगी तो कौन सी इक्वेशन सही है। दो तरीके हैं। हम जो करेंगे सिंपल मेथड से करेंगे। हम सिंपली मान लेंगे कि थीटा की वैल्यू भाई है कितनी, इसमें देखिए थीटा की वैल्यू 45। एक तो 45 में साइन टी कितना आएगा, √2। ये भी 1/√2। ये अनुकूल है भाई, ये तो इक्वल है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, टी की वैल्यू <45 है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू मान लेते हैं 30 है। 30 है तो साइन टी कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 3/2। क्या 1/2 बड़ा है? नहीं बड़ा है, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू मैं भी आपको याद करवा देता हूँ। ठीक है, दो वैल्यू मैं आपको याद करवा देता हूँ। एक √2 की वैल्यू होती है 1.414, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो ये हो जाएगा 0.5, और यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर है तो 0.5 से बड़ा कुछ वैल्यू आएगी, 0.8 समथिंग आएगी। ठीक है, तो ये तो कैंसिल। सेम ये चीज़ यहाँ पे भी टी को हम 30 मान लेते हैं, यहाँ पे भी 0.5 आएगा और यहाँ पे 0.8 आएगा, तो ये बड़ा है, मतलब ये सही, ये वाली बात सही है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आप आगे वाला भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन वही सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको दो वैल्यूज रखनी है, √3 की और √2 की। ये नॉर्मली यूज़ होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। आगे में हमें स्टेटमेंट दे रखा है, और स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा दे रखा है, तो इस वजह से हमें लगता है कभी कभी कि भाई ये तो समझ में ही नहीं आएगा। एक बार उसको पढ़ो तो पहले। ठीक है, पढ़ते हैं। रमेश परचेज सम आइटम्स फ्रॉम अ डीलर ऑन 19 नवंबर 2019 को उसने खरीदा। बिल ने कितना बोला, बिल ने बोला 5480 का है। ही ऑल्सो परचेज सम आइटम्स ऑन 10 नवंबर 2019। उसने 10 नवंबर को भी कुछ चीज़ खरीदी थी, उसका प्राइस कितना था, 9800 का था। अब उसने दोनों बिल्स जो हैं वो क्लियर कर दी एंड टोटल अमाउंट के कैश में दे दिया। ठीक है, अब डीलर ने बोला उसको 2% डिस्काउंट देगा सारे पेमेंट पे, अगर उसने 10 दिन के अंदर पेमेंट किया होगा। ठीक है, 10 दिन के अंदर ठीक है पेमेंट किया होगा, और 5% देगा उसको जब वो कैश देगा पेमेंट पे। ठीक है, तो उसने दोनों काम किया है। अब देखो, ये उसने 10 नवंबर को खरीदा था, मतलब ये वाला 19 को खरीदा, ये वाला 10 को खरीदा, मतलब 10 दिन पहले खरीदा इसने, तो इस पे तो लग जाएगा कितना, इस पे लग जाएगा 2%। तो 2% लग जाएगा, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 98, उसको देना पड़ेगा 98%। तो निकाल लो इसको, 98 का स्क्वायर 4069। ठीक है, ये स्क्वायर निकालना मैं ट्रिक से बता दूंगा आपको। ठीक है, और ये देखो उसने बोला गया है कि लास्ट में कैश ही दिया है,
तो कैश दिया है तो इस पे लग जाएगा कैश वाला डिस्काउंट, कितना था 5% का, 5% डिस्काउंट लग गया तो कितना बचा, कितना उसने पे किया होगा, उसने 95% पे किया होगा। इसको भी इंटू कर लो, 6025। अब उसने पूछा कि टोटल अमाउंट कितना पे किया, टोटल अमाउंट कितना लेना, जो जोड़ दो इन दोनों को, ये 01841, ये वाला आंसर। इजी था क्वेश्चन, था ना, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है, और स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत इजी था। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि हम इसको बाद में करेंगे या पहले करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर ₹42564, इतने रुपए में बेचा, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे 1/6 उसको गेन हुआ, सेलिंग प्राइस पे 1/6 गेन हुआ, तो मान लेते हैं 6 सेलिंग प्राइस रहा है, तो उस पर 1/6 गेन हुआ, मतलब कि एक एक गेन हुआ, तो सेलिंग प्राइस मान लो 6 है, उस पर एक गेन हुआ, तो सीपी क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा 5। क्लियर, समझे। तो अब हमें निकालना है गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज किस पे निकालते हैं, गेन परसेंटेज निकालते हैं सीपी पे। तो गेन कितना हुआ, एक गेन हुआ, सीपी कितना है 5, तो परसेंट कितना निकल के आया, परसेंट निकल के आया 20। ये क्वेश्चन बस यहीं ट्रिकी बन जाता है, क्योंकि ट्रिकी किस लिए बन जाता है, क्योंकि हमें देखना है कि भाई गेन उसको हुआ सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे गेन हुआ, तो सेलिंग प्राइस को इसको हम लोग एज्यूम कर लिया कि एज्यूम 6, मान लो 6 सेलिंग प्राइस है, 1/6 गेन हुआ, तो गेन कितना हुआ, गेन हुआ 1, ठीक है, तो 1 गेन हुआ तो सीपी कितना रहा होगा, एक कम रहा होगा, 5 रहा होगा, वही हमने परसेंटेज निकाल लिया। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। याद रखना है कि गेन परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, ध्यान रहेगा। बढ़ते हैं आगे। अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत पूछ जाते हैं, बहुत, ठीक है। तो इसकी मैं आपको फॉर्मूलेस बता देता हूँ कि फॉर्मूलेस क्या होते हैं। मान लो a + 1/a जो दे रखा है वो x दे रखा है, तो a² + 1/a² क्या होगा, वो हो जाएगा x² - 2, और a³ + 1/a³ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x³ - 3x, ठीक है। और कभी कभार क्या है, इसका नेगेटिव पूछ लेता है, मतलब a - 1/a बताओ, तो वो हो जाएगा आपका a + 1/a जो दे रखा है उसका स्क्वायर में 4 माइनस कर दो, ठीक है। और अगर पूछ ले कि भाई, अगर पूछ लेगा आपसे कि a² - 1/a² क्या होता है, तो वो तो आपको पता है, a + b और a - b, ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, याद रहेंगे, ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। इस पे लगा लो, ये दे रखा है हमें a² निकालना है, तो x² - 2 मतलब 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 2 घटा दो, 142 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं हम अपने 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन बोलता है दिस साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर, टेकिंग ईच वर्टेक्स एज अ सेंटर, a circle is described with a radius equal to half the length of the side of a triangle। कहने का मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैंने बता रखा है कि तीनों साइड, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। उसने बोला है कि उसकी जो हाफ लेंथ है तीनों साइड की, वहां से एक एक सर्कल ड्रॉ हुआ है, सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लो, एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लो, और एक सर्कल यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लो, ये से टच हो रहा है भाई है। अरे समझाने के लिए मैं थोड़ा ढंग से कर देता हूँ, ठीक, ये इससे टच हो रहा है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फाइंड द एरिया
दैट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सर्कल। तो सर्कल में जो इंक्लूडेड नहीं है वो निकालना, मतलब ये वाला एरिया हमको निकालना है। अब साइड कितनी दे रखी है? 24। साइड दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 28। और दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है? दूसरी चीज़ हमें दे रखी है ये इसका सेंटर है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 14। क्लियर? रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 14। तो ये ट्राइंगल को हम देख लेते हैं, ए बी सी। अब उसने पूछा है कि जो मैंने शेड किया है वो एरिया क्या होगा, ये बताना है आपको, ये वाला एरिया आपको बताना है। तो ये एरिया कैसे निकाल सकते हो आप निकालो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालो और उसमें से ये सेक्टर जो है, ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर माइनस कर दो, मतलब 3 सेक्टर माइनस कर दो। 3 एरिया ऑफ सेक्टर आप माइनस कर दो। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूले याद करवाए हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर होता है πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो हम अपने क्वेश्चन को वापस करते हैं। √3/4 एरिया के एक साइड कितनी है? साइड है 28 का स्क्वायर -3 एरिया ऑफ सेक्टर π/2/7 इंटू आर कितनी है? 14 इंटू 14। थीटा कितना है? हर एंगल कितना होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री होगा, तो 60/360। क्लियर? कट कर लो। 6 2 और 4 से कटेगा तो 7 आ जाएगा। ठीक, इतना हमने कर लिया इजीली। अब ले लेते हैं कॉमन। एक बार देख लेते हैं कितना बचा है। 3 ये 28 इंटू 7 बचा है, -3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14/6 बचा है ना। 6 को भी काट ही लेते हैं, 2 एकदम कट गया यहाँ से। ठीक है, 22 इंटू 14 बचा है। तो अब इसमें से 28 यहाँ पे भी है और 14 दूनी 28 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 28 कॉमन ले लिया, बचा √3 इंटू 14 और यहाँ पे बचा 7 बचा, सॉरी यहाँ पे यहाँ बचा √7 और वहाँ बचा 11। ठीक है, एक बार जब आप करेंगे तो कॉमन आप ले लेंगे। अब √3 की वैल्यू हम कितने दे रखी है? √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। ठीक है, तो 1.73 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा? 1 2 1 तो 12.11 माइनस 11। ठीक है, और यहाँ बाहर 28, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। ठीक है, .11 हो जाएगा और 28 1.11 हो जाएगा, सॉरी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.11 को, तो ये आ जाएगा 8031, तो मतलब 3108 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको करना था। ठीक है, आप कैलकुलेशन को कॉमन लेके इजी बनाते हो, इसलिए आप कॉमन लेते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फॉर्मूलेस भी आपको याद रखने हैं जो भी मैं सेशन में करवा रहा हूँ, क्योंकि वो बार बार रिपीटेड फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो रिपीटेड हैं तो बार बार वो आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। आगे हमें टेबल दे रखा है और टेबल में हमें देखना है कि हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी कार ये वाली हैं,
इज़ हाउ मच लेस देन दैट ऑफ कंबाइंड एवरेज ऑफ ए एंड सी। ए और सी का कंबाइंड एवरेज आपको बताना है कि कितना परसेंट होगा बी कार्स का। तो बी कार्स को पहले प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.925, ऐसे इनको भी प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 0.033, इसको भी कर लेते हैं 0.504। अब इन दोनों का एवरेज निकालना है ना, तो पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे 3300 को 4050 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0537। अब इनका एवरेज लेना है, तो मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो। 2 करने से कितना आएगा, 2 करने से आएगा 3675। तो अब आपको निकालना है 2590 के बीच में कितना लेस है, डिफरेंस निकालना है। और इसका कितना है 3675, तो 5801 1085। अब देखो हमने क्या किया, हमने इनका सम किया लेकिन इनका एवरेज नहीं निकाला। इसमें यहाँ पे एवरेज पूछा गया ना, इसमें यहाँ पे भी एवरेज पूछा गया, कंबाइंड एवरेज, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए कितने साल हैं, ये 4 साल हैं, तो इनको डिवाइड बाय 4 कर लो, ठीक है। तो 271 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आंसर है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने सिंपल कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने एवरेज नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट सम के साथ पहले सॉल्व किया, ठीक है। सम के साथ सॉल्व किया। इसमें ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी कि यहाँ पूछा गया कंबाइंड एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए एंड सी टाइप। मतलब कहने का मतलब या तो आप पहले ए का एवरेज निकालो, फिर सी का एवरेज निकालो, फिर दोनों का एवरेज निकालो, ठीक है। या तो ये तरीका है, या तो ये तरीका है कि ए और सी का आप सम करके उसका पहले एवरेज निकाल लो और फिर इसके सम से माइनस कर लो, फिर दोनों जो आंसर आए उसका अल्टीमेट एवरेज ले लो। एक ये सॉल्यूशन है, तो मैंने यही किया है, ठीक है। या तो आप इस यहाँ से ये भी कैसे कर सकते थे, भाई कौन सा नंबर जो है 1085 बनाएगा तो यही बनाएगा, इसका 4 गुना कर दोगे तो 1085 आ जाएगा। तो ये इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मेन जो ट्रिक है वो यहीं पे है। ट्रिक क्या मतलब, मेन जो रहस्य है वो यही था, कंबाइंड एवरेज पे, ठीक है, जो आप निकालना नहीं भूलते हैं और आपका आंसर गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन हमारा रेस वाला है, ये भी बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताए हैं। इसमें क्या करना होता है, एक सर्कुलर ट्रैक है 750 मीटर का, ठीक है। 2 बंदे दौड़े 9 किलोमीटर से पर आवर से और 13 किलोमीटर पर आवर से, और सेम डायरेक्शन में दौड़े, है ना, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में दौड़े। जब सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, वो होती है माइनस। मैंने कितनी बार आपको बताया कि अगर अपोजिट हो तो प्लस होगा, सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस होगा। तो माइनस कर लो, 13.5 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 4.5 आएगा। किलोमीटर पर आ रहा है और ये मीटर में दे रखा है, तो इसको कर लो चौका, 5/4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 750 हमारा डिस्टेंस है और 5/4 हमारी वो है स्पीड। तो टाइम कितना निकल के आएगा, काट लो, 150 इंटू 4 मतलब कि 600 सेकंड्स निकल के आएगा। क्लियर। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने ये सिखाया है कि रिलेटिव स्पीड में 2 केसेस बनते हैं, अगर 2 बंदे सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हो। अगर सेम डायरेक्शन में है तो होता है माइनस दोनों की स्पीड का, और अपोजिट में है तो होता है ऐड। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये बंदे दोनों यहाँ से शुरू हुए तो वापस ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो उसके लिए आपको टाइम निकालना होता है कि पहला बंदा कितना टाइम ले रहा है सर्कल को पूरा करने के लिए, ठीक है, और दूसरा बंदा कितना टाइम ले रहा है सर्कल को पूरा करने के लिए, और दोनों का फिर लेते हैं हम एलसीएम। जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो यही हमारा आंसर हो जाता है कि इतने टाइम बाद वो दोनों आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये सर्कुलर ट्रैक के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, तो यही दोनों
क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 23rd पे आते हैं। एक बस ट्रैवल करती है 1/3 डिस्टेंस, इनिशियली 40 किलोमीटर से, नेक्स्ट 1/3 50 किलोमीटर से, ठीक है, और नेक्स्ट 1/3 60 किलोमीटर से। मतलब कि एक डिस्टेंस है, उसको 3 हिस्सों में बांट लो। एक में आती है वो 40 किलोमीटर से यहाँ से यहाँ तक, और फिर जाती है 50 किलोमीटर से यहाँ से यहाँ तक, और फिर जाती है 60 किलोमीटर से यहाँ तक, ठीक है। अब आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो मान लो ये डिस्टेंस जो है ये है 3, कितना है 3। तो आपको पता है क्या है, एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है 3। अब टाइम निकालो। देखो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस भी 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है कि नहीं। अगर ये टोटल 3 है तो ये 1 हो गई, ये 1 होगी, ये 1 होगी। एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है 40 की स्पीड से, एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है 50 की स्पीड से, एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है 60 की स्पीड। ये टोटल टाइम हो गया। क्लियर, ये क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 600, ये आएगा 15, 12 और 10। सॉल्व कर लो, 3 × 600 अपॉन 37। तो 37 से आपको डिवाइड करना है 1800 को। 37 चौके 148, 2 3 0 बचा, 48 जा 296, ठीक है। और फिर कुछ आगे पॉइंट लग के कुछ होगा, 48 समथिंग आंसर आएगा। 48 का एक ही ऑप्शन है, तो यही है। अब आप इसमें ये बोल सकते हैं कि भाई आप इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो, 37 का आपको टेबल याद है क्या। भाई टेबल याद नहीं है मुझे भी, मैं बस एज्यूम राउंड ऑफ लेके चलता हूँ, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ 40, तो 40 को 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, या 5 आएगा। 5 नहीं आ सकता क्योंकि कम है ये, तो 4 जा करेंगे हम, 37 को बनाए 4 से इंटू कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब 8 जा मैंने कैसे किया, मैंने इसको मान लिया कि 37 को अगर 10 मानोगे तो 370 आएगा, यहाँ 320 है, ठीक है। और 370 में 37 40 कम भी करोगे तो 330 आएगा, उससे भी कम है तो 8 जा ले लिया मैंने। ये मैं इस तरह से माइंड में कैलकुलेशन करता हूँ, मेरे को कोई टेबल याद नहीं है, ठीक है। मैं भी सिंपल तरीके से ही यूज़ करता हूँ। आते हैं 24 क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन बोलता है कि 3 पाइप हैं। पाइप वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। पी क्यू एन आर, पी क्यू और आर 3 पाइप हैं। पी भरता है 40 मिनट में, क्यू भरता है 80 मिनट में, और आर भरता है 120 मिनट में। और उसने बोला कि कितने टाइम बाद, इनिशियली सब पाइप को खोला उसने, और कितने टाइम बाद क्यू और आर को टर्न ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि पानी आधे घंटे में भर जाए। कितने घंटे में भर जाए, आधे घंटे में भर जाए। मतलब टर्न ऑफ किसको करना है, क्यू एन आर को। मतलब क्या है, पी जो है वो तो 30 मिनट पूरा काम किया ना, क्यू एन आर को 30 मिनट से पहले खत्म बंद कर दिया, लेकिन पी तो पूरे 30 मिनट काम किया ना। तो देखो अब टोटल काम कितना है, टोटल काम है इनका ले लो वो एलसीएम, ये टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी निकाल लो, ये एफिशिएंसी होगी 3 और 2, ये एफिशिएंसी होगी। अब Q जो है 6 की एफिशिएंसी 30 मिनट काम किया, तो Q जो है 6 की एफिशिएंसी 30 मिनट काम किया, मतलब 180 काम उसने कर लिया। 180 माइनस कर दो, 60 बचा। और बाकी टाइम किसने भरा, बाकी टाइम भरा Q और R ने। तो Q और R ने 60 जो है कितने मिनट में ख़त्म किया होंगे, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है 5, 3 + 2 5, मतलब कि कितना आ गया 12 आंसर आ गया। 12 मिनट जो है वो Q एंड R काम किए होंगे और 12 मिनट बाद उनको बंद कर दिया होगा। P जो है हमारा पूरा चला है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन ने बोला क्या है और पूछा क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आज के सेशन का। इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर इज़ 18, 3 नंबर का सम दे रखा है 18। मान लेते हैं 3 नंबर हैं A + B + C, इसका सम दे रखा है 18, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 36। हमसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ देयर क्यूब्स
एंड डिफरेंस ऑफ देयर प्रोडक्ट का हमें वैल्यू बतानी है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करवा रखा है, अगर आपको याद हो तो मैंने इसको कई बार आपको बताया भी है। क्या बताया है मैंने आपको बताया है कि a प्लस बी, अच्छा मैंने आपको कुछ फॉर्मूले, मैं आपको पहले एक बार अच्छा यहीं पे लिखवाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एक फॉर्मूले में आपको कुछ मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे पहले याद करवा देता हूँ, फिर इसको इरेज कर दूंगा। मैंने आपको बताया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या क्या होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी, और होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और साथ में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब इसके साथ एक और फॉर्मूला ऐड कर दीजिए कि इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी यूज़ होता है a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab bc ca। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी एक होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या निकालना है, पहले उसके लिए हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम इसको यूज़ करें, किसको यूज़ करें, इसको यूज़ करें। कैसे यूज़ करेंगे, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। 2 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस ca, ये होता है, ठीक है। अब देखो ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 18 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू, ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है कितना 36 दे रखा है, तो ये 36 दे रखा है माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब निकाल लो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 में से 36 माइनस कर दो, मतलब 288 इक्वल्स टू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा आपका 144। क्लियर, आपको वैल्यू मिल गई, किसकी मिल गई वैल्यू, आपको वैल्यू मिल गई इसकी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब इसी फॉर्मूले में आप पुट कर दो। ए बी सी कितना दे रखा है, ए बी सी हमें दे रखा है 18, ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 144, ठीक है। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस 3 इंटू 144 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 234 432 हो जाएगा। तो 18 इंटू माइनस का 108, मतलब आंसर तो माइनस में आएगा। अब देखो 18 8 सा, ठीक है 4491 माइनस, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आपको पता चल गया ना भाई, ये फॉर्मूले बहुत यूज़ होते हैं, बहुत क्वेश्चन इन फॉर्मूले के बनते हैं, इसलिए आपको लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इसी के साथ हम ये सेशन ख़त्म करते हैं। आशा है आपको ये कुछ बेनिफिशियल लगा होगा, और आपसे यही अनुरोध है कि अगर कोई क्वेश्चन को आपको सिंपल वे में करना आता है, या जो मैं करवा रहा हूँ उससे कोई एफिशिएंट वे है, इजी वे है कम टाइम में, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड राधे राधे सभी को।